हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अमित सिंह और आज मैं आप लोग के बीच में क्लास 12 की फिजिक्स फिर से लेकर आया हूँ। कि जैसा कि मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था, उस वीडियो में मैंने आपको बायली द्विध्रुव के बारे में बता दिया था। अब मैं उसी से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेडिंग आप लोग पढ़ रहे होंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले जिन बच्चों ने वैद्युत विभव वाला लेसन पढ़ा होगा, उन्होंने पढ़ा होगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव पढ़ा था। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, जो हमने पढ़ा था वहां पर हमने पढ़ा था कि वैद्युत विभव हम दो स्थितियों में निकालते थे, एक अक्षीय स्थिति में और एक क्या, निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, अक्षीय का मतलब होगा एक्सियल पॉइंट पे और निरक्षीय का मतलब होगा आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक है, तो अब यहां पर भी ये मेन हेडिंग है आपकी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी हम दो स्थितियों में निकालेंगे। पहली स्थिति फ्रेंड जो होगी वो होगी आपकी अक्षीय स्थिति की, किसकी होगी, अक्षीय स्थिति की होगी, अक्षीय स्थिति की होगी। और दूसरी स्थिति जो होगी आपकी वो किसकी होगी, वो दूसरी होगी आपकी निरक्षीय स्थिति की होगी। तो चलिए हम सबसे पहले हेडिंग पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव की। आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं, पहले हेडिंग डालिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण, हेडिंग डालिए, फिर हम शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारी हेडिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए पहले हम एक सिंपल वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, इसको समझते हैं। या हेडिंग को आप चेंज कर लेंगे, ये मेन हेडिंग है। हमने हेडिंग लगाया आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। यहां मैं छोटी सी हेडिंग डाल दे रहा हूं, अक्षीय स्थिति में। आप लोगों को हेडिंग मैंने डाला दिया है अक्षीय स्थिति में। चलिए एक फिगर को हम ट्रेस करेंगे। मान लीजिए फ्रेंड, एक ये वैद्युत द्विध्रुव AB है, क्या है, मान लीजिए एक ये वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -q तथा +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है। पहले यह पढ़ चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव -q तथा +q कूलम आवेशों से मिलकर बना होता है। हम मानते हैं इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है, O है, क्या है, O है। इसको मानते हैं इसकी वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव जो आर्गुट होगा उसको P मान लेते हैं। इधर की तरफ डायरेक्शन है, पूरे बीच की दूरी कितनी थी, 2l थी। आगे कितनी होगी, क्योंकि O क्या है, मध्य बिंदु पे है, तो यहां से यहां तक कितना होगा, l होगा। -q और +q के बीच की दूरी तो 2l है, लेकिन अगर हम बात करें A से O के बीच की दूरी कितनी होगी, l, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, स्मॉल l। तो हमने कहा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, आप इसको लिख भी सकते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -q तथा +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच अल्प दूरी कितनी है फ्रेंड, 2l है। एक चीज और लिख लेंगे कि यह वैद्युत द्विध्रुव कैपिटल K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। ठीक है, अब हम हेडिंग को, जो मेन हेडिंग है, उस हेडिंग के तहत हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा इस बात पे करते हैं कि इसको, इस वैद्युत द्विध्रुव की, ये जो फ्रेंड वैद्युत द्विध्रुव बना है, इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो चलते हम मानते हैं कि यहां से ये मानते हैं कि इस वैद्युत द्विध्रुव से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है फ्रेंड, P है। एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप लिख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश +q से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए बिंदु P मान लेते हैं। कुछ चीजें और मानते हैं, फिगर को आप E1 कर लीजिए, इसको आप कर लीजिए E2, E1 E2। एक बार आप फिगर को बना लीजिए, फिर मैं इसको आगे बढ़ता हूं।
आई होप आपने फिगर बना लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे एक लाइन लिखिए, माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू के कारण, माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा माइनस क्यू आवेश के कारण कितनी है, E2 है। माइनस क्यू आवेश के कारण कितनी है, E2 है, E2 है। आगे लिखिए, प्लस क्यू आवेश से लिखिए, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, बिंदु P तक की दूरी कितनी है, जरा ध्यान दीजिए। ये R कहां से कहां तक है, ये R है आपका प्लस क्यू से, एक सेकंड थोड़ा सा फिगर में हमने गलती कर दिया। ये जो R है फ्रेंड, ये R जो आपको मध्य बिंदु से मान लीजिएगा, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। ये जो आपका R है ये मध्य बिंदु O से होगा। कहां से होगा, मध्य बिंदु O से या R दूरी होगी। क्लियर है? तो एक लाइन जो आप लिखे होंगे कि प्लस क्यू से बिंदु P, प्लस क्यू से माना कि प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी कितनी है, उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बताते हैं। तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, आप ये बताइए। O से P की दूरी कितनी है, O से P तक की दूरी कितनी है, R है। O से B तक की, मतलब O से प्लस Q की दूरी कितनी है, L। यानी ये इतनी दूरी कितनी होगी आपकी, ये यहां से P तक की दूरी कितनी होगी, पूरी R है। पूरी कितनी है फ्रेंड, R है। इतनी कितनी होगी, R में से हम कितना घटाएंगे, L। तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, R माइनस L है, तथा माइनस क्यू आवेश से, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, आप लोग समझ गए होंगे कितना होगा। माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, R इतना है, प्लस L ऐड हो जाएगा, कितना होगा, R प्लस L है। और हमने पहले ही मान लिया है कि वैद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी है, E1 है, और माइनस की वैद्युत द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश के कारण कितनी है, E2 है। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम फिगर को समझने का प्रयास करते हैं, फिर आगे डेरिवेशन में हम बढ़ते हैं। इस डायरेक्शन को हम समझने का प्रयास करते हैं। ये बाहर की तरफ क्यों है, ये अंदर की तरफ क्यों है। तो फ्रेंड मैंने आपको बताया है ये प्लस क्यू आवेश है, ये बिंदु P पे कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। और आपने माना है कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1 है। लेकिन ये E1 जो है आपका क्या है, बाहर की तरफ है। तो हमने बताया है कि किसी भी आवेश के कारण अगर आपको वैद्युत क्षेत्र को चेक करना है कि उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं, तो हम एक धन परीक्षण आवेश लेते हैं। क्या लेते हैं, धन परीक्षण आवेश लेते हैं। तो यहाँ बिंदु P पर भी हम मानते हैं कि यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट है, मानते हैं, शो नहीं किया गया है लेकिन होगा, हम मान लेते हैं कि यहाँ प्लस क्यू नॉट है। तो फ्रेंड ये प्लस क्यू नॉट और ये प्लस क्यू के बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और इससे पहले जब मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। तो यानी इस प्लस क्यू नॉट पर इस प्लस क्यू के कारण प्रतिकर्षण का बल लगेगा जो बाहर की तरफ लगेगा, अर्थात जब बल इधर लगेगा तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने माना है E1, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। क्लियर हुआ, तब समझ में आया। फिर यहां माइनस क्यू आवेश का E2 अंदर की तरफ है, तो माइनस क्यू ये हुआ और यहां प्लस क्यू नॉट है, आकर्षण का बल लगेगा। यानी ये वाला आवेश क्या करेगा, ये वाला आवेश, ये जो प्लस क्यू नॉट है इसकी तरफ आकर्षित होगा। इस कारण इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अंदर की तरफ होगी। तो हमने मान लिया कि प्लस क्यू आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, माइनस क्यू आवेश के कारण फ्रेंड कितना है, E2 है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम E1 और E2 की वैल्यू लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, E1 की वैल्यू, पहले हम ये याद करते हैं
बिंदु आवेश के कारण, पहले आप याद करिए, आप नोट्स बनाए हैं तो पीछे के नोट्स पलटिए और नोट्स में देखिए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने क्या लिखा था, हमने बताया था आप लोगों को E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। इसी सूत्र को ध्यान में रखिएगा और इसी सूत्र की मदद से हम E1 और E2 की वैल्यू को लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए तो लिखते हैं E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हमने क्यों लिया, क्योंकि पहले ही मान लिया गया है कि यह वैल्यू द्विध्रुव कहां है, कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के E1 किससे का है, प्लस Q आवेश का, तो Q लेंगे। लेकिन यहां R क्या है, दूरी थी, लेकिन यहां R कितना है, प्लस Q से बिंदु P तक की दूरी फ्रेंड कितनी है, R माइनस कितना L, इसलिए R माइनस L का क्या, होल स्क्वायर। इसी प्रकार आप E2 बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। डायरेक्शन आप जरूर बता दीजिए कि इस E1 की दिशा किधर है, इस E2 की दिशा क्यों है, क्योंकि मैंने बताया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, तो सदिश राशियों में फ्रेंड परिमाण के साथ दिशा बताना भी क्या होता है, जरूरी होता है। तो आप फिगर में देख रहे हो E1 किधर है, B से P की तरफ, यानी BP की तरफ, BP दिशा में लिख सकते हो, BP दिशा में, BP दिशा में, और E2 किधर है, P से A की तरफ, लिखोगे क्या, PA दिशा में, PA दिशा में। यहां तक आप नोट करिए। इसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, एक चीज और समझ लीजिए, हमको तो परिणामी तीव्रता निकालना है ना अच्छे स्थिति पे, तो आप एक लाइन लिखोगे, अगली लाइन, अतः वैद्युत द्विध्रुव के कारण, इतना पहले नोट कर लो, आप इसको नोट कर लो पहले, तो मैं बताता हूं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे एक लाइन लिखिए, आप लोग देखिए, चूंकि E1 व E2 की दिशाएं, चूंकि E1 और E2 की दिशाएं एक ही रेखा के अनुदिश, एक ही रेखा के अनुदिश, देखिए इसी रेखा पे तो है ये, देखिए चूंकि E1 व E2 की दिशाएं एक ही रेखा के अनुदिश, एक ही रेखा की अनुदिश परंतु दिशाओं में विपरीत है, दिशाएं विपरीत हैं, E1 इधर है, 180 अंश का कोण बन रहा है इनके बीच में, इसलिए कह रहे हैं एक ही रेखा के अनुदिश परंतु दिशाओं में विपरीत है, दिशाओं में क्या है, दिशाओं में विपरीत है, इसलिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण, इसलिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण, इसलिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर होगा फ्रेंड E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 इसलिए हुआ क्योंकि E1 इधर है, E2 इधर है, इसलिए आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। E1 माइनस कितना होगा, E2 होगा। सिंपली हम इसको मिटा सकते हैं, फिगर का काम कुछ नहीं रहेगा, E1 माइनस E2, और E1 और E2 की वैल्यू यहां पुट करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं। पूरे में से कॉमन क्या है फ्रेंड, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाहर कर लो, अंदर में क्या मिलेगा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर। चलिए और सॉल्व कर सकते हैं। Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। इसको हमने ऐसे, इसको इससे गुणा कर, इसको नीचे गुणा कर लेंगे। ये R माइनस L R प्लस L है, इसका क्या होगा, R
स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर। कैसे हुआ, ये a प्लस बी के फॉर्म में है, ये a माइनस बी के फॉर्म में है। आपने पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फ्रेंड होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन पूरे का स्क्वायर है इसलिए हमने क्या किया, होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब इस अंदर के ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा हम इंक डाल लें, तब तक आप इसको नोट करेंगे कि इंक थोड़ा अच्छे से चल ही रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसको फ्रेंड जो ये है आपका, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से हम क्या कर देंगे, इसको खोल देंगे ब्रैकेट को। E बराबर होगा q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो हो जाएगा आपका 2l इंटू r। इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे तो साथ ही साथ इसको, या एक बार हम क्या करें, इसको r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2lr, इसको आप बड़ा ब्रैकेट बना लीजिए। इसको आप यहां क्या होगा आपका r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगला स्टेप मिलेगा q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2lr, माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, यहां हो जाएगा 2lr r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ r स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको आप तब तक नोट करिए। इसको आप नोट करिए। चलिए ऊपर हम लिख दे रहे हैं, क्या बचेगा यहाँ से, यहाँ 2lr है, यहाँ 2lr 4lr होगा, तो बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q यहाँ ले रहे हैं, अब ये अलग बात में करेंगे, Q बटे 4lr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये Q यहाँ देखिए 4 है, इसको 2 गुणे 2 बना देंगे, तो लिखेंगे 2 इंटू 2 बाहर किए ब्रैकेट के और ये 2 को अंदर ले गए, इस Q को अंदर ले गए, तो 2Q, इस L को इसके साथ एडजस्ट किए, R को बाहर कर दिए, सेटिंग किया जा रहा है r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। नीचे वाला पार्ट वैसे ही है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये 2QL किसके बराबर है फ्रेंड, आपको मैंने पढ़ाया था वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर कितना होता है, 2QL पढ़ाए थे, तो वही हम लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR सॉरी 2PR r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां लिख दोगे चूंकि 2QL बराबर P ब्रैकेट में वैद्युत द्विध्रुव, इस शॉर्ट में द्विध्रुव लिखा है, का आघूर्ण, ठीक, इतना ब्रैकेट में आप लिख देंगे। इसके बाद यहां से हम एक तर्क देंगे, जैसे कि हमने इससे पहले हेडिंग्स में जब वैद्युत वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे वहां पर हमने दिया था, लिखेंगे चूंकि L इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल r, इसका थोड़ा शॉर्ट में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब ये है L R की तुलना में छोटा है, L की वैल्यू बहुत कम है, किसकी तुलना में, R की तुलना में, इसलिए L स्क्वायर इज वेरी 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 लेस देन क्या होगा, R स्क्वायर। ये लिखो क्या, चूंकि लिखेंगे चूंकि L इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल r, ऐसे लिख सकते हैं आप हिंदी में, सीधे सीधे थ्योरेटिकली भी लिख सकते हैं, चूंकि L का मान R की तुलना में बहुत कम है, इसलिए L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में और भी कम होगा, इसलिए L स्क्वायर का मान
आर स्क्वायर की तुलना में और भी कम होगा, अतः उपरोक्त समीकरण से, उपरोक्त मतलब ये लिख लिया आप लोग, जल का मान आर की तुलना में बहुत कम है, इसलिए एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में और भी कम होगा, अतः उपरोक्त वाला ये ऊपर वाला, अतः उपरोक्त समीकरण से एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान लेंगे, एल स्क्वायर की तुलना में क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो नगण्य मानेंगे मतलब छोड़ देंगे उसको, तो क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 2p आर स्क्वायर का पावर क्या है, होल स्क्वायर, एल स्क्वायर तो हट गया, तो क्या लिखेंगे इसको, आर की पावर 4। ठीक है, यहां से एक आर कैंसिल हो जाएगा, हम काट नहीं रहे हैं क्योंकि डेरिवेशन कर रहे हैं, डेरिवेशन में कभी भी गंदगी नहीं करना चाहिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, एक आर से एक आर कटेगा, कितना बचेगा 2p/r³। ये हुआ आपका फॉर्मूला, ये हो गया आपका अच्छे स्थिति में क्या फ्रेंड फार्मूला आपको मिल गया, इतना आप नोट करिए, नोट कर लिए होंगे। आगे इसको डायरेक्शन बता दीजिए, लिख दीजिए बीपी दिशा में। लेकिन अब यहां के तो है, बार बार हम डेरिवेशंस को पढ़ते समय कुछ चीजों का यूज करते हैं, आगे वही लिखेंगे निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर फ्रेंड कितना होता है, 1 होता है, इसलिए हम फार्मूला क्या बन जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, क्योंकि के के स्थान में क्या रख दिया गया, ये मिला आपको। मात्रा क्या होगा इसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या था, न्यूटन प्रति कूलम, यहां भी लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम। इसकी डायरेक्शन वही होगी बीपी दिशा में। चलिए, ये आपको कंप्लीट डेरिवेशन मिल गया, आपको अच्छी स्थिति में वैद्युत विद्युत का अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वीडियो को रोक के पॉज करके खूब अच्छे से पढ़िएगा। देखिए बीपी, एक चीज मैं यहां बता दे रहा हूं, ये बीपी दिशा में क्यों हुआ। देखिए हमने क्या किया था, प्रणामी तीव्रता जो निकाला था उसको हमने E1 में से किससे घटाया था, E2 को, और आपको पता था फ्रेंड E1 की दिशा किधर थी, बीपी दिशा में थी, यानी E1 में से पूरा क्या घट गया, E2 घट गया, यानी अभी भी कुछ हिस्सा E1 का बचा हुआ है, यानी जो बचा हुआ हिस्सा E1 का है वही क्या है, E है, यानी E की डायरेक्शन क्या होगी, बीपी की दिशा में होगी कि नहीं होगी, इसलिए हमने लिखा बीपी दिशा में। ठीक है, ये था आपका अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा, काफी दिनों बाद मैंने एक वीडियो आज डाला है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं इसके अगले वीडियो में आपको निरक्षीय स्थिति के बारे में बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप इसका फायदा लीजिए। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, जिस वजह से मैं वीडियो को रेगुलर नहीं डाल पा रहा हूँ, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो जल्दी से जल्दी आपको दिए। थैंक यू।